अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ नताशा सिद्दीकी। वेलकम टू इट इज लॉग एट सेशन फॉर सी लॉ स्टूडेंट्स टू। आप मुझको एक मुझे बता दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? काइंडली रिस्पोंड। ऑल राइट, आगे चलते हैं हम। आज हमारा था बीबीसी का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस करना है लॉग एट के हवाले से एमसीक्यूज को। और उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं और क्या बाकी हैं। ऑल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा अभी लेक्चर रहता है, एक हमने पूरा कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, फंडामेंटल राइट से प्रियम्बल तक, और आर्टिकल 40 पार्लियामेंट, आर्टिकल 50 टू 89, और द जुडिकेचर था हमारा 175 से 212। इसके भी हमने आपसे नोट्स जो थे वो शेयर कर दिए थे। ऑलराइट, इसके अलावा इस पोर्शन में से हमारा ऑलरेडी हो चुका है इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन का चार्टर और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास जूरिस्प्रूडेंस, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंग्लिश का भी और इस्लामिक का भी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि बुक भी अवेलेबल हैं, एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपके पास जो जूरिस्प्रूडेंस की बुक, ठीक है, आप वो गो थ्रू करें और उसी में से ही आपके जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस हैं। सीपीसी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, 20 मार्क्स का है ये आपका। सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी के सेक्शंस हैं 12, 15 टू 20, 47, 75, 96, 104, 115 एंड 151। और ऑर्डर्स हैं हमारे पास 1, 6 टू 9, 39, 41 एंड 43। इसके अलावा आपने कोई ऑर्डर फोर्स लॉग ऐड नहीं करना या सी लॉ नहीं करना। क्रिमिनल लॉ में हम कंप्लीट कर चुके हैं सीआरपीसी, ठीक है, और लॉ ऑफ एविडेंस भी हम कर चुके हैं, कानून शहादत और प्रोफेशनल एथिक्स भी हम 10 मार्क्स का कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास रह गया है क्रिमिनल लॉ, जिसमें हमारे पास है पीपीसी 10 मार्क्स का। अब आप यहाँ देख लें, दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, आपका जो क्रिमिनल लॉ है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें एक पोर्शन आपका पीपीसी का है और एक पोर्शन आपका सीआरपीसी का है। ठीक है, सीआरपीसी हम कंप्लीट कर चुके हैं और पीपीसी है हमारे पास 10 मार्क्स का, ये आज हम कंप्लीट करेंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं चेक करती हूँ अगेन कि ये क्यों नहीं चलता। मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग में आ रही है, एक दफा आप अपनी साइड से चेक कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ रहा है, योर स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप शेयर। तो आई डोंट नो कि अब आपकी साइड पे क्या है। ऑल राइट, ठीक है जी। अब आपके पास आ रहा है दोबारा से वही सिलेबस जो हम अभी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पीपीसी का अब हमारा रह गया चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, 16, 16A एंड चैप्टर 17। ठीक है, 2 में हमारे पास जनरल एक्सप्लेनेशन हैं, डेफिनेशन हैं। 4 में हमारे पास अगेन जनरल एक्सेप्शन हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 में हमारे पास ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी है। चैप्टर नंबर 16A पे हमारे पास है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और चैप्टर नंबर 17 है हमारे पास ऑफेंसेस एंड अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक, आगे चलेंगे, हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है। इसी में है हमारे पास पीपीसी जो
हम अपने स्टूडेंट्स को भी देते हैं अपनी एकेडमी में। वन लाइनर पीपीसी है, पाकिस्तान पिनल कोड, क्योंकि कल स्टूडेंट्स का टेस्ट है लॉगेट का, तो जो हम वन लाइनर नोट्स देते हैं वही हम लोग आगे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड भी करते हैं। इसके अलावा ये है हमारे पास पाकिस्तान पिनल कोड। और मैं हमेशा जब हम गेट की बात करते हैं तो कोशिश करती हूँ कि आपके पास जो बेरेक्स मौजूद है उन्हीं में से ही आपको मटेरियल दिया जाए, ठीक है, जिसमें आपको बाजार से कोई रेडीमेड मटेरियल लेने की जरूरत ना पड़े। और दूसरा ये कि जो रेडीमेड मटेरियल होता है उसमें आपके पास जो बाजार की टाइप और एरर मिस्टेक्स बहुत होती हैं। आप वही क्वेश्चंस याद करके चले जाते हैं और याद करने के बाद फिर जब आप पेपर देते हैं तो उसमें नंबर्स आपके गड़बड़ हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ जो जो हमें भी टाइप एरर मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि समटाइम जब हम भी बार बार रिपीट कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को या नए नोट्स बना रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई एक आदत इधर उधर हो जाता है। लेकिन हमारा ये है कि हम डेली क्लासेस देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर मिस्टेक्स थी। तो जो बुक्स एक दफ़ा छप जाती हैं उसमें ये होता है कि वो बार-बार चेंज नहीं हो सकती, ठीक है? तो मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो अपने पास डायरेक्ट खोल कर रखा करें, ताकि आप उसको टैली करते जाएँ। जब आप टैली करते जाएँगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होंगी। चलते हैं हम पाकिस्तान पिनल कोड की तरफ। आपके पास कंटेंट्स मौजूद होंगे, अगर आपने बुक खोली हुई है या फिर अगर अगर आपने पीडीएफ खोला हुआ है, तो उसमें आपके पास जो कंटेंट्स होंगे, आप उनको याद करिएगा कि कौन-सा सेक्शन किस पे जा रहा है, ठीक है? हम यहाँ आज वन लाइनर से प्रिपेयर करेंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कल अपीयर होना है, उनके लिए वन लाइनर नोट से आज हम चलेंगे। लेकिन जिनका आगे प्लान है कि हमने कल नहीं देना, या उनका जिन्होंने सिर्फ़ ये क्लासेस ली हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप लोग पाकिस्तान पिनल कोड का जो बेयर एक्ट है, उसको लाज़मी पढ़िएगा, ठीक है? वन लाइनर में हम स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान पिनल कोड इज पास्ड ऑन 6 अक्टूबर 1860। पाकिस्तान पिनल कोड 1860 कंटेन्स 511 सेक्शंस, ठीक है, आपके पास 511 सेक्शंस हैं। और इसके अलावा ये पास हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को। डेट्स याद रखने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्यूएसओ की भी याद रखनी है, सीआरपीसी की भी याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी याद रखनी है। तो आप कोशिश करिएगा कि एक्यूरेट डेट्स को याद कर पाएँ। पाकिस्तान पिनल कोड इज़ ए पिनल लॉ। इसमें आपको सज़ाएँ बताई जाती हैं, आप इसको ताज़ीरात पाकिस्तान भी कहते हैं। देयर आर 23 chapters in Pakistan Penal Code. Extradition means the surrender of a fugitive offender by one state to another in which the offender is liable to be punished or has been convicted. ये आपके पास आ जाएगी एक्स्ट्रेडिशन की डेफिनेशन। ये आपको एज इट इज लिखी हुई मिल जाती है। उसमें से आपने सिर्फ याद रखना है कि एक तो डेफिनेशन किसकी है, एक्स्ट्रेडिशन की, ठीक है? यहाँ पर वो ब्लैंक दे देंगे, बाकी ये स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक? तो आपने यहाँ से देख लेना है कि जी ये किसकी स्टेटमेंट बनती है। तो आपके पास आएगा एक्स्ट्रेडिशन। इसके अलावा फ्यूजिटिव को ब्लैंक कर सकते हैं और स्टेट को ब्लैंक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आ सकता है 1, 2, 3 और नन ऑफ द अबव, ठीक है? ये 1 स्टेट से 1 को ब्लैंक करके अब आपको ऑप्शंस दे देंगे 1, 2, 3 के। All right. According to Section 3 of the Pakistan Penal Code, if a person committed any offence outside Pakistan, which is punishable under Pakistan law, shall be tried under Pakistani law. ये था आपका सेक्शन 3, जो आपको बताता है कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर जो सजाएं होंगी वो पाकिस्तान के अंदर ही आपको मिलेंगी, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं तो उसमें हमारा पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो रिलायबल नहीं है। Under Pakistan Penal Code, person includes any company, association, or body of persons, whether incorporated or not.
ये डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो इसका मतलब ये है कि पर्सन में आपके पास आती है कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्संस, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, सिर्फ वो पर्सन नहीं आता कि मेल और फीमेल है या चाइल्ड है या बुजुर्ग है। ठीक है, तो ये आपने इसको याद रखना है। सर्वेंट ऑफ स्टेट इंक्लूड्स ऑल द पर्संस अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन इंटेंशन इज डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 34 ऑफ द पाकिस्तान पेनल। मोस्टली ये उसमें आता है जब 3 से 4 लोग मिले हुए हो या एक एक से ज्यादा। बेसिकली ये 3 से 4 के लिए होता है, लेकिन एक से ज्यादा नॉर्मली इसको लिया जाता है कि अगर एक से ज्यादा लोग मिले हुए हैं तो फिर उसमें कॉमन इंटेंशन आ जाता है। ठीक है, कि किसी ने जुर्म किया है तो डेफिनेटली उसमें कॉमन इंटेंशन। Ingredients of common intention are criminal act is done by several persons in furtherance of common intention. ठीक हो गया? When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, then all of them are liable for that offense. अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि जाहिर बात है जिन्होंने मिलकर काम किया होगा तो उनको सेम ही सजा मिलेगी। लेकिन अगर हम क्यूएसओ में जाते हैं तो क्यूएसओ में हमारे पास एक आर्टिकल है अकम्प्लिस का। ठीक है, तो अकम्प्लिस में अगर इनमें से कोई एक वादा माफ गवाह बन जाता है तो उसकी जो सजा होगी या उसका जो भी आगे ट्रायल चलेगा उसमें उसको थोड़ी देर भी मिल जाती है, लेकिन ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाता है। आगे आ जाएगा हमारे पास देयर आर 10 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट मेंशन इन सेक्शन 53 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिन स्टूडेंट्स ने पिछले लेक्चर्स लिए हैं उसके बाद उनको अपनी तैयारी कैसी फील हो रही है? क्या आप लोगों को लग रहा है कि अच्छी तैयारी आप कर पा रहे हैं? और दूसरा ये कि मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है पिछले जितने भी हमने लेक्चर्स लिए हैं उनसे रिलेटेड, पेपर पैटर्न से रिलेटेड, या कोई और क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में पूछ लें या अपना माइक ऑन कर लीजिए। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। हमारे पास है पनिशमेंट्स मेंशन अंडर सेक्शन 53 आर किसास, दियत, अर्श, दमान, ताजीर, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ टू काइंड। एक तो हो गई आपके पास फॉर लाइफ, एक दूसरी आ जाएगी जिसमें आपके पास जो थोड़े टाइम के लिए होती है वो होती है टू काइंड्स में, जो सिंपल और रिग्रेस दोनों होती है। सिंपल से मुराद ये कि आपसे कोई मशक्कत मजदूरी नहीं करवाई जाती, और जो रिग्रेस होती है उसमें आप सजा भी काटते हैं, साथ साथ मशक्कत मजदूरी भी करते हैं। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। ठीक, ये आपके पास सजाएं हैं अंडर सेक्शन 53। नेक्स्ट है when any death sentence has been passed, the federal government or provincial government may commute the punishment under section 54 of the Pakistan Penal Code. Section 55A saves the president's power to grant pardons, reprieves, respites और remissions of punishment। यही मैं भी आपको इसके साथ बताने लगी थी पॉइंट नंबर 14 के साथ, कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो किसी की सजा को कम कर सकता है, छोड़ सकता है, माफ कर सकता है, या कोई ऐसी जो उसको लगे कि ये इस बंदे के हक में बेहतर है। ठीक हो गया? लेकिन हमारे यहाँ पे नॉर्मली इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। प्रेसिडेंट तक तो पहुंचना ही थोड़ा अनफॉर्चुनेट सा लगता है कि किसी में पहुंच जाए। बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रेसिडेंट तक भी बातें पहुंचती हैं लेकिन उनका कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं होता। अच्छा, इसी में से आगे चलते हैं। अंडर सेक्शन 57 टर्म ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वली टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 25 ईयर्स। ठीक है, 25 ईयर्स है आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट इक्वल। इट इज मेंशनड अंडर Section 63 of the Pakistan Penal Code that when the amount of the fine is not mentioned, then such fine is unlimited but shall not be excessive. आपका सेक्शन 63 आपको बताता है अमाउंट ऑफ फाइन। Solitary confinement is defined under Section 73 of the Pakistan Penal Code. General exceptions are defined under Chapter 4
Section 76 to 106 of the Pakistan Penal Code. नेक्स्ट है हमारे पास Section 80 is related to the accident which is done by misfortune and without any criminal intention or knowledge in doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and attention. अब यहाँ पर आपके पास ये चीजें जो आपको कंफ्यूज करेंगी पेपर में, लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, ये तीनों ऑलमोस्ट आपको कंफ्यूजिंग करने वाले हैं। ठीक है, अब सेक्शन 80 की अगर ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट उठाकर वो दे देते हैं और बीच में से इसको कर देते हैं लॉफुल एक्ट को, लॉफुल मैनर को, लॉफुल मीन्स को ब्लैंक में, तो वहां पर आपके पास थोड़ा सा आप हो जाएंगे कि जी मैं किसके साथ जाऊं। ठीक है, तो आपने याद रखना है, पहले आपके पास आएगा लॉफुल एक्ट, फिर आएगा लॉफुल मैनर, फिर आएगा लॉफुल मीन्स। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लें, ए एम और एम। लॉफुल ए एक्ट, लॉफुल एम मैनर, लॉफुल एम मीन्स। और सेक्शन 80, according to section 82 of the Pakistan Penal Code, nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. Section 83 says nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 who must attain sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion. Juvenile, इसको कहते हैं जुवेनाइल ट्रायल। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे करियर में सबसे पहला जो केस था वो जुवेनाइल पे था। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये जो एज आ जाती है, आपने इसको लाजमी देखना है, 7 से ज्यादा, 12 से नीचे, या 12 के अंडर, या 18 के अंडर, वो फिर आपको थोड़ा सा जो होता है ना लीनियंसी दे देती है केस में। ठीक है, कि कहाँ से आपने किस वे में जाना है। बाकी आपके पास सीनियर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनसे मशवरा जरूर करें। और इसके अलावा जो आपके जजेस होते हैं और जो आपके रीडर्स और स्टेनोस बैठे हुए होते हैं वो भी आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन देते हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट्स को कह रही हूँ जिनका अभी बिल्कुल स्टार्ट है, जिन्होंने अभी बिल्कुल स्टार्ट की है कचहरी जाना या कोर्ट्स जाना। बाकी जो ऑलरेडी हमारी तरह के हैं, जिन्हें 5 5 6 6 साल हो चुके हैं कोर्ट्स में काम करते हुए, उन्हें आइडिया है कि उन्होंने कैसे काम करना है। Whenever an unlawful assembly uses force or violence or by any member thereof in the prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting. ठीक, अब यहाँ पर आपके पास आया है अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड आपने इंग्रेडिएंट्स याद रखने हैं और उसी में से ही आपसे एक आधा ब्लैंक पूछ लिया जाता है। ठीक है, when two or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. अब यहाँ पर आ जाएगा commit an what, ये ब्लैंक में चला जाएगा। और टू और मोर पर्सन हैं तो उसमें भी आप देख लीजिएगा कि आपने टू और मोर में जाना है, थ्री और मोर में जाना है, फोर और मोर में जाना है, ये भी आपको कंफ्यूजिंग है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस एंड पब्लिक पीस, ये दोनों भी आपके एमसीक्यूज में बनते हैं। इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन्स टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और एक्ट विच इज नॉट इलीगल बट committed by means of illegal, such an agreement is designated a criminal conspiracy. अब ये आ जाता है आपके पास criminal conspiracy के चैप्टर में, जिसमें ये है सबसे पहला criminal conspiracy वाला ब्लैंक। इसके बाद आ जाएगा टू और मोर पर्सन। राइट, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। आप लोग कोशिश करें कि पेरेंट खोल कर अपने पास रखें और फिर उसके साथ साथ इसको हाईलाइट करते जाएं। मूवेबल प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये इसकी एग्जांपल सॉरी डेफिनेशन है मूवेबल प्रॉपर्टी की। और ये स्टेटमेंट देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये डेफिनेशन किसकी है, मूवेबल प्रॉपर्टी की या इमूवेबल प्रॉपर्टी। Anything which is moved must be corporeal, solid,
It can be touched with the senses. ठीक हो गया? Section 22 deals with movable property or Section 24 belongs to dishonesty. Whoever does anything with intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. Fraudulently under Section 25 means a person does a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. ठीक हो गया? ये है आपकी अंडर सेक्शन 25 fraudulently. इससे आगे है सेक्शन 28 is related to counterfeiting. It means imitation for the purpose of deceive to another person. If an ordinary person in street feels something is original, although that imitation is not exact, even then that is counterfeit. ये डील करेगा सेक्शन 28 में और काउंटरफीट इटसेल्फ एक ब्लैंक बन सकती है, ठीक है, बल्कि बनती भी है। आप पास पेपर्स अगर चेक करें तो आपके पास ये इसी तरह से आएगा। इंजरी एज पर सेक्शन 44 डिनोट्स हार्म और फियर ऑफ हार्म। अब यहाँ पर सिर्फ हार्म भी आ सकता है और फियर ऑफ हार्म भी आ सकता है, तो आपने इसको जरूर याद करना है। टू द बॉडी ऑफ पर्सन, reputation, property, or mind of a person. Injuries to the mind mean when somebody gets mental shock due to the illegal act of another person. अब इंजरीज के हवाले से भी ये जो एक आपके पास लाइन स्टेटमेंट है, इसकी भी आपकी ब्लैंक बन सकती है। इंजरीज टू द माइंड मीन when somebody gets mental shock due to the illegal act of another person. All right. Good faith under section 52 means anything which is believed or done with due care or attention. आपके पास आ जाएगा good faith under section 52. Solitary confinement of 1 month if the term of imprisonment is not more than 6 months. Solitary confinement of 2 months if the term of imprisonment is not more than 1 year, or solitary confinement of 3 months if the term of imprisonment is more than 1 year. मैंने सीआरपीसी की स्पेशली जो क्यूएसओ की और सीआरपीसी की क्लास थी, सॉरी लेक्चर था, उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग अगर अच्छे वुकला की लिस्ट में आना चाहते हैं तो अपने टेबल पर ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी जरूर रखें, और वो सिर्फ टेबल पे नहीं रखनी, उसको खोल के पढ़ने की जहमत भी करनी है, ठीक है। आप लोगों को टर्म्स याद होने चाहिए, आपको टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए, जो आपके लैटिन मैगजीन्स हैं आपको वो याद होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। Whenever an unlawful assembly uses force or violence or by any member, therefore in the prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting. अब यहाँ पर है आपके पास 2 पॉइंट्स जिसमें ब्लैंक बनता है, अनलॉफुल असेंबली और कॉमन ऑब्जेक्ट। पहले हमने क्या देखा है, कॉमन इंटेंशन, अब हमने देखा कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। Whoever is guilty of rioting shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years with a fine or with both. The use of deadly weapons is also a greater offense. अब यहाँ पर है आपके पास punishments 2 years with fine with both, ठीक, तो ये भी आपके पास MCQs में है। Affray under section 159 is when 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. क्लियरली डेफिनेशन बता दी गई है और साथ ही ये भी बता दिया गया है कि 2 और मोर पर्सन, प्लेस कौन सी होगी, पब्लिक, ठीक है। पनिशमेंट ऑफ अफ्रे इज 1 month imprisonment और a fine of ₹100 और both. अब तो फाइन हो सकता है 1000 हो चुका हो, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई खास नोटिफिकेशन नहीं आया, बट डिपेंड भी करता है जज पे कि वो कितनी सॉरी कितना फाइन लगा। There are 5 types of hurt provided in the ordinance.
पहले है हमारे पास Shaja under section 337. It means injuries on the head or face. There are 6 kinds of Shaja. Shaja Khafifa. It means simple hurt by any weapon on the head or face without exposing any bone of the victim. फिर है हमारे पास Shaja Mudiha. It is simple to hurt by any weapon on the head or face where though the bone is exposed, no fracture is caused. ये अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, टेक्निकल हैं, इनको याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, अभी यहाँ पर सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि खफीफा क्या कह रहा है, मुदीहा क्या कह रहा है। आगे हमारे पास आ जाएगा शुजा हाशिमा। It is grievous hurt by any weapon on the head or face, resulting in fracture of the bone of the victim without dislocating it. ठीक है, शजा मुनाकिला है। It is grievous hurt by any weapon on the head or face, resulting in fracture and dislocation of bone of the victim. Next है हमारे पास शजा यामा। It is grievous hurt by any weapon causing a fracture of the skull of the victim where the wound touches the membrane of the brain. Shejadamiga, this is also grievous hurt by any weapon causing a fracture of the skull of the victim so that the wound ruptures the membrane of the brain. अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि जी डिफरेंस मेजर क्या है। खफीफा में आपके पास है हर्ट ऑन हेड और फेस विदाउट एक्सपोजिंग बोन, ऐसी चोट जिसमें बोन एक्सपोज नहीं होती। ठीक है, शजा मुदीहा है ऐसी चोट जिसपे जो मुंह और सर का जो आपका पार्ट है, गर्दन से लेकर आपका सर का पार्ट है, ठीक है, वहां पर अगर कोई ऐसी चोट लगती है और फ्रैक्चर कॉज नहीं होता, ठीक है, और बोन एक्सपोज नहीं होती, सॉरी, बोन एक्सपोज होती है और फ्रैक्चर कॉज नहीं होता। यहाँ पर आ जाएगी सजा हमेशा, सॉरी हशीमा। तो इसमें है आपके पास हेड और फेस, और यहाँ पर आपके पास होगी विदाउट डिसलोकेटिंग। बोन भी होता है, सॉरी, बोन एक्सपोज भी होता है, फ्रैक्चर भी होता है, लेकिन डिसलोकेट नहीं होता। जैसे वो आप कह सकते हैं ना कि बाजू टूट के लटक जाता है, तो इसी तरह आपको नाक पे लगती है या किसी और पार्ट पे लगती है और कोई हिस्सा, कोई बोन आपकी लटकती नहीं है या डिसलोकेट नहीं होती, तो फिर उसको आप इसमें ऐड करते हैं। मुनाकिला है आपके पास एनी वेपन ऑन द हेड और फेस रिजल्टिंग इन फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ बोन ऑफ द विक्टिम। समहाउ ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े में, मारपीट में किसी का कान हाफ लटक जाता है, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा मुनाकिला में। शजायामा में आपके पास आ जाएगा ग्रीवियस हर्ट बाय एनी वेपन कॉजिंग ए फ्रैक्चर ऑफ द स्कल। अब जो आपका स्कल है, आपके दिमाग की जो आपके सर की हड्डी है, दिमाग का आपका पार्ट है सारा, उसमें जब आपको इस तरह की जख्म चोट वगैरह लगती है, तो उसमें आपके पास होता है कि जो आपका जख्म होता है वो आपके ब्रेन को जाके टच करता है। ठीक है, आपके पास फ्रैक्चर भी हो गया और जो आपका जख्म है वो मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन को भी टच करता है। शजर दामिगा में है दिस इज ऑल्सो ग्रीवियस हर्ट बाय एनी वेपन causing a fracture of the skull of the victim so that the wound ruptures the membrane of the brain। अब पहले वाले में क्या था कि सिर्फ वो टच करेगा मेम्ब्रेन को, लेकिन जब तामीगा में हम आ जाएंगे और स्फीयर किस्म की चोट आ जाएगी, तो डेफिनेटली वो ब्रेन का जो एक अंदर वाला पोर्शन होता है मेम्ब्रेन जिसने पूरा ब्रेन को कवर किया हुआ होता है, वो आपने अक्सर अखरोट को देखा होगा, जब आप अखरोट तोड़ते हैं तो उसमें डिफरेंट 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 लाइंस नजर आती हैं आपको, तो इसी तरह हमारा ब्रेन होता है। तो उस ब्रेन को कवर करने के लिए जो ऊपर एक झिल्ली होती है ना, उसमें ब्रेन को अगर वो रप्चर करके ब्रेन तक खून चला जाता है या चोट चली जाती है, तो फिर वो आ जाएगी शजाए नामीगा। हम लोग रखेंगे इस पे कोई लेक्चर जिसमें मैं आपको ना पूरी पिक्चर्स के साथ, डायग्राम्स के साथ और मेडिको लीगल रिपोर्ट के साथ आपको ये चीज़ें समझा दूंगी, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये लॉ गेट की क्लास है तो हम इसको इतना लेंथी और डीपली नहीं लेके जा रहे।
पर आपने इसको डेफिनेटली इसमें पढ़ना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर क्रिमिनल के आपने अच्छे लॉयर बनना है तो फिर ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। मेडिको लीगल रिपोर्ट, अगर आप क्रिमिनल ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, क्रिमिनल लॉयर्स के साथ बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर लोग हैं या किसी फर्म में काम कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें वहां पर खुद बैठकर पढ़नी चाहिए। कोई भी आपको हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाएगा कि उठो और ये पढ़ लो। ठीक है, तो आपने फाइल्स लेनी है, फाइल्स रीड आउट करनी है, फिर आपको जाके ये चीजें समझ में आएंगी। आगे है जी, जर इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड जरो विच मीन्स इंजरी। ये है आपके पास दो एमसीक्यूज इसमें बनते हैं। एक तो आ जाएगा डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड जरूर, और दूसरा इसका मतलब आ जाएगा जिसका मतलब है इंजरी। ठीक है, द वर्ड जर इज यूज फॉर इंजरीज ऑन द ह्यूमन बॉडी अदर देन इंजरीज ऑन द हेड और फेस। ठीक, अब पहले हमने जो सजा पढ़ा था सारा, वो आपका सिर्फ मुंह और आपका सर और आपकी ये गर्दन तक आता। ठीक है, लेकिन इसमें भी गर्दन पूरी नहीं आती सजा में। जो आपकी जॉ लाइन है ना, आपके पूरे हेड से लेकर जॉ लाइन तक जो आपकी चोट आती है या आपके जख्म आते हैं वो आपके सजा में जाते हैं। उससे नीचे आ जाए तो हमारे पास आ जाएगा जर। दीज इंजरीज ऑन द ह्यूमन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। अब ये दो काइंड्स में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, जाइफा मीन्स इंजरी विच एक्सटेंड्स टू द बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक। बॉडी कैविटी पे बड़ी अच्छी तरह से इसको अगर हम रीड आउट करें तो हमारे पास काफी सारी डेफिनेशंस भी बनती हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास अगर मेडिको लीगल रिपोर्ट हो तो आप उसको देखकर डायग्राम के जरिए पढ़ेंगे ना, या फिर आप मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी ना, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और क्या उसको कहते हैं, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। तो अगर आप मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको विद पिक्चर्स ये चीजें बताई जाएंगी कि व्हाट इज बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी होगा जो आपका नीचे का पार्ट है, चेस्ट टू बेली। ठीक हो गया, ये पार्ट आपका आ जाएगा जो जाइफा में आएगा। वैसे मैंने देखा था कि हमारा जो पाकिस्तान लॉयर्स का यूट्यूब चैनल है ना, उस पे हर्ट को बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन किया गया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि वो कौन से लॉयर थे जिन्होंने इसका लेक्चर दिया था, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अगर आपने इसको डीपली पढ़ना है तो आप उनकी वीडियो को लाजमी देखिएगा। अगर आपने इसको एज क्रिमिनल लॉयर इसको कंटिन्यू करना है तो फिर आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, अदरवाइज आपने लॉ एक्ट में सिर्फ ये चीजें याद करनी है कि ये है क्या। गैर जायफा अंडर सेक्शन 337E मीन्स इंजरी विच डज नॉट अमाउंट टू जायफा, और गैर जायफा जर में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 6 काइंड्स। जैसे हमारा सजा ऊपर 6 काइंड में डिवाइड हुआ था ये। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जायफा भी जो है, गैर जायफा भी जो है वो 6 काइंड्स में डिवाइड हो जाएगा। मीनिंग सॉरी मीनिंग्स कह रही हूँ, नेम इनके ऑलमोस्ट सेम जाएंगे, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होगा, इनकी जो इंजरीज होंगी वो चेंज हो जाएंगी। दामिया गैर जायफा जर means injury with any weapon in any part of the body except the head or face in which skin is ruptured and bleeding occurs। सिंपल है, इसमें स्किन रप्चर हो जाएगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। पादिया मीन्स है इंजरी with any weapon on any part of the body except the head or face by cutting on incising the flesh without exposing the bone। अब ये अगर आप इसको अपने बेरक में खोल के रखेंगे ना और दोनों को कंपेयर करेंगे, शजा को और गैर जायफा को, तो फिर ये आपको एग्जैक्टली याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मुतलाहिमा मीन्स इंजरी विद एनी वेपन on any part of the body except the head or face by lacerating the flesh। इसमें अब आपके पास आ जाएगा लेसरेशन। ठीक हो गया, Mudiha, this type of jar means injury with any weapon on any part of the body except the head or face in which bone is exposed।
यही चीज़ें हम जब ऊपर पढ़ रहे थे तो वो शजा में आ रही थी, यही चीज़ें जब हम नीचे जर में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास नाम भी ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। पहले भी हमने मुदीहा पढ़ा, हाशिमा पढ़ा, तो अब ये हमारे पास अगेन से आ रहा है, लेकिन अब आपने इसको एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन के साथ याद रखना है, चाहे तो बेरेक खोलें, चाहे तो इसी में से जो भी वन लाइनर नोट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें से याद कर लें। लेकिन ये कन्फ्यूजिंग होंगे और ये कन्फ्यूजन आपकी तब क्लियर होगी जब आप प्रॉपर तरीके से जी, ठीक है। हाशिमा में चलते हैं, हमारे पास मीन्स इंजरी विद एनी वेपन ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द हेड और फेस रिजल्टिंग इन फ्रैक्चर ऑफ ए बोन विदाउट डिसलोकेटिंग इट। मुनाकिला में है हमारे पास दिस जर मीन्स इंजरी विद ए वेपन ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द हेड और फेस रिजल्टिंग इन फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ बोन। ठीक हो गया। Whoever, being an adult Muslim, takes intoxicating liquor by mouth is guilty of drinking liable to had and shall be punished with whipping numbering 80 strips. ये था वो हमारा लॉ जब वो स्टार्ट में आया था, लेकिन यहाँ पर अब इसको सिर्फ आपने लॉ गेट के लिए याद करना है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता से मुराद ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स में या आपकी प्रैक्टिस में इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जिससे मुराद ये है कि अब लेन-देन चलता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते। अब यहाँ पर कितनी आप देखिए जब रेड होता है तो कितने जुआरी भी पकड़े जाते हैं, शराबी भी पकड़े जाते हैं, लेकिन उस तरह से उनको पनिशमेंट्स नहीं मिलती, ठीक है? तो लॉ गाइड के लिए जो चीज़ें मैंने यही चीज़ एथिक्स में बोली थी, इवन हमारे खुद के टीचर्स यही बोलते होते थे कि बेटा आपने इन चीज़ों को सिर्फ़ बुक की हद तक याद रखना है, बाकी इसको इम्प्लीमेंट जब आप प्रैक्टिस में जाएँगे तो ये चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक हो गया? Whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representations makes or any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation or hurt the feelings of such person is said except in the cases hereinafter accepted to commit qazaf. ठीक? Suicide under Section 325. Whoever attempts to commit suicide shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year with a fine or with both. जहाँ पर फाइन डिस्क्लोज नहीं किया जाता या एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताई जाती तो उसका मतलब ये होता है कि जिस भी जज के पास है चाहे वो इलाका मजिस्ट्रेट हो सेशन जज हो वट ठीक है तो उनकी अपनी चॉइस पे लग सकता है या फिर जो आपकी पार्टी होगी उस पे डिपेंड करता है कि वो क्या करती रही है या किस तरह से उस फाइन को पे करेगी, तो उसके हिसाब से वो फाइन आपको लगाया जाता है। Wrongful restraint under Section 339 is obstruction causing the person to reach in a place where he wants to go and the law permits him. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession of any person without the person's consent moves the property in order to such taking is said to commit theft. अभी आ जाइए आपके पास theft की डकैती should contain 5 or more accused. यहाँ पर आपने देख लेना है कि जब चोरी डकैती में तब्दील होती है तो उसमें आपके पास आ जाते हैं 5 or more accused. ठीक है? House trespass under Section 442. Whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent, or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship or as a place for the custody of property is said to commit house trespass. इसी से आगे है house breaking under Section 445. A person is said to commit housebreaking who commits house trespass if he effects his entrance into the house or any part of it any of these 6 ways hereinafter described with the intention of committing the offense, that is to say. 69 पे है हमारे पास whoever dishonestly receives or retains any stolen property knowing or having reason to believe the same to be stolen property is guilty under section 411. The word harbor, according to section 52A, includes supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition,
or means of conveyance or assisting a person by any means to evade apprehension. क्लियरली है, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है। हार्बर की डेफिनेशन आपने लेके चलनी है 52A के अंडर। Extradition means the surrender of the fugitive offender by one state to another in which the offender is liable to be punished or has been convicted. Whoever does anything with the intention of causing a wrongful gain in one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. ठीक है, हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें क्लियर कर चुके हैं पीपीसी की। आगे हम चलेंगे, देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट पे क्या है। imprisonment for life means imprisonment for 25 years। इसकी ऊपर भी एक लाइन गुजरी है जिसमें ऑलरेडी आपको 25 years की डेफिनेशन क्लियर कर दी गई है। Whoever joins or continues in unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 2 years or a fine or with both। अनलॉफुल असेंबली की जो पनिशमेंट है वो है 2 years और फाइन और विद बोथ। अब यहाँ पे और जो बीच में आता है, या तो वो 2 साल की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों। ठीक है, तो सर्कमस्टेंसेस पे बेस करता है, केस पे बेस करता है, फैक्ट्स पे बेस करता है, एविडेंसेस पे बेस करता है कि ये किस पे जाएगी और जज का माइंड जो है वो किस तरफ है। ठीक है, अगर आपने एज द लॉयर अच्छा डिलीवर किया है तो फिर डेफिनेटली वो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और फिर उसके मुताबिक सजा देगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स द डिफेंस ऑफ हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ any other person. Rash driving in a manner to endanger human life is punishable with imprisonment of either description which may extend to 2 years or with a fine which may extend to rupees 1000 or more. A person is said to commit housebreaking by night when he commits housebreaking after sunset and before sunrise. Attempt to commit suicide is punishable with imprisonment of 1 year or with a fine or with both। मैंने सीआरपीसी में भी एक्सप्लेन किया था और शायद क्यूएसओ में भी एक्सप्लेन किया था कि आपके केस की नेचर पे डिपेंड करता है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत से हमारे पास क्लाइंट्स इस तरह के भी आते हैं जिनके पहले से केसेस या तो खराब हो चुके हुए होते हैं या कुछ उनमें गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो ऐसे क्लाइंट्स को जब भी आप डील करें तो उन्हें क्लियरली बता दें फाइल देखकर कि आपकी फाइल आपको क्या कह रही है। या तो वो आपको बचा सकती है या फिर वो आपको डुबा सकती है। Where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable unlimited but shall not be excessive. Whoever wrongfully any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said wrongfully to confine that person. Kidnapping includes kidnapping from Pakistan and lawful guardianship. अच्छा, किडनैपिंग से मुझे याद आया कि जब हम फैमिली केसेस में काम कर रहे होते हैं तो फैमिली केसेस में ये होता है कि जी आप माँ का या बाप का जो है ना सीएनआईसी ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो सीएनआईसी जो ब्लॉक करते हैं, अब उसके लिए भी लाहौर हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन आ गया है कि आप किसी भी सूरत माँ या बाप दोनों में से किसी का भी सीएनआईसी ब्लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की कोई आपको लगता हो कि कोई ऐसा काम हो सकता है कि बच्चों को बगैर पूछे पाकिस्तान से बाहर ले जाया जा सकता है या उस सिटी से बाहर ले जाया जा सकता है, तो फिर उस सेंस में आपके लिए पॉसिबल है कि जज कोई रेमेडी दे दे। अदरवाइज आप ये काम नहीं कर सकते। तो किडनैपिंग इटसेल्फ ये भी होती है कि माँ ने ही बच्चे अगवा कर लिए और बाप ने ही बच्चे अगवा कर लिए, इन फैमिली केसेस स्पेशली। Wali means a person who is entitled to claim qisas. Limit to imprisonment for non-payment of fine when imprisonment and fine awardable shall not exceed 1/4 of the imprisonment, which is the maximum fixed for the offence। यहाँ पर आपने पनिशमेंट को देखना है जो है आपके पास 1/4।
When an act is abetted and a different act is done, the abettor is liable for the act done. अच्छा, ये है अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स जो हमने बेरेक्ट में से ही ली हैं। A instigates B to murder C, but B refuses to do so. A is guilty of abetting B to commit murder. ठीक, ये एग्जांपल है जो आपके साथ जाएगी अबेटमेंट में। अबेटमेंट में जब आप बेरेक्ट खोल के देखेंगे तो वहाँ पर आपको इलस्ट्रेशंस भी मिलेंगी और एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगी, ठीक है? तो वहाँ पर इस तरह की एग्जांपल्स कोट की जाती है ताकि आपको वो पॉइंट, वो सेक्शन, वो आर्टिकल या वो रूल समझ में आ जाए कि किसके लिए ये बात की जा रही है। ताज़ीर मीन्स एनी पनिशमेंट अदर देन हद। हद मीन्स पनिशमेंट ऑर्डेन्ड बाय द होली कुरान ऑफ, ठीक है? आगे है हमारे पास कॉमन इंटेंशन इज डिस्क्लोज बाय द फैक्ट्स डिस्क्लोज इन द एविडेंस एंड सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपके फैक्ट्स पे एविडेंसेस पे बेस करता है आपकी नेचर ऑफ केस। द इंजरी डिनोट्स एनी हार्म whatever illegally caused to a person in body, mind, reputation or property. आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ दियत इज इक्विवेलेंट टू 36। अच्छा, यहाँ पर अब जो दियत की वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है, अब ये नहीं है, ठीक है? 323 वाला जो सेक्शन है इसको आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन होगा आपके सीनियर्स के पास, उस पे आपने देख लेना है 363 ग्राम्स के हिसाब से आपकी अब की दियत कितनी बनती है। मैंने कुछ दिन पहले ये नोटिफिकेशन शेयर किया था, आई थिंक लास्ट मंथ। तो अब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, तो आपने ये देख लेना है कि 630 ग्राम्स के हिसाब से अंडर सेक्शन 323 अभी की दियत वैल्यू क्या है। और जो आपका मजिस्ट्रेट की अदालत होती है और सेशन कोर्ट होती है, वहां पर नोटिस बोर्ड पे भी इस तरह की चीजें लगी हुई होती हैं, ठीक है? तो आते जाते अपने नोटिस बोर्ड भी चेक किया करें, ये भी आपका पार्ट ऑफ लर्निंग है। In the case of qatl, if there is no legal heir, the wali shall be the government. Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description term which may extend to 3 years. अब इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा कि वली shall be the government, तो अगर आपने देखा हो शाहजेब खान कत्ल केस को, ये पूरी आवाम खड़ी हो गई थी, लेकिन जब माँ बाप ने हाथ पीछे खींच लिया तो फिर सब पीछे हो गए। जब माँ बाप ने कह दिया कि हमने मना कर दिया, सॉरी हमने माफ कर दिया, तो फिर वहां पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? लेकिन वैसे ही अगर किसी का गार्डियन ना हो या वो इतनी ताकत ना रखता हो या वो नहीं आना चाहता आगे, तो फिर वो डेफिनेटली आपकी गवर्नमेंट ले लेती है। Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment for a term which may be extended to 14 years. Section 63 to 70 of PPC authorizes the award of imprisonment in default of payment of the fine in case of offences punishable under Pakistan Penal Code. A false document made wholly or in part with the intent to cause damage or injury to the public or any person commits forgery. Movable property includes not being permanently fastened to anything which is attached to the earth. छोटी छोटी सी आपको हमने अब इससे भी मजीद अगर आप नहीं कर पा रहे जो फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट वाले हैं, तो फिर उनको मैं यही कहती हूँ कि आप लोग प्लीज या तो एक काम करें, कचहरी चले जाया करें या फिर सिर्फ पढ़ लिया करें, ठीक है? अब एक एक लाइन भी आप याद ना कर पाए तो फिर इससे ज्यादा हम आपके लिए क्या ही समराइज कर रहे हैं। When two or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit affray. affray की हम ऑलरेडी डेफिनेशंस और पनिशमेंट्स करके आए हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जी दो और दो से ज्यादा लोग, ठीक? Whoever kidnaps any person with the intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined shall be punished with rigorous imprisonment for 7 years and shall also be liable to a fine. किडनैप का भी नेचर आ गया, किस नेचर की होगी तो क्या पनिशमेंट दी जाएगी। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent move the property in order to such taking is said to commit theft. Whoever commits a criminal breach of trust shall be punished
with imprisonment of either description for a term which may extend 7 years or with a fine or with both. Criminal conspiracy means when two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal but done by illegal means. अच्छा ये अगेन है आपके पास प्रेसिडेंट हैज द राइट टू ग्रांट पार्डन अंडर सेक्शन 55A। पहले इसमें बताया गया था कि कौन कौन सी चीजें होंगी, ठीक है, उसमें सेक्शन बी बताया गया था, यहाँ पर सिर्फ आपको सेक्शन बताया था। Resistance or obstruction by a person to his lawful apprehension is liable to be punished with imprisonment of either description for 2 years or a fine or both। और इसको आप देख सकते हैं अंडर सेक्शन 225 में। Qatl Amd is not liable to qisas if the offender is closely related to the victim, if the offender is a husband of the victim, or when the offender is minor or insane। किन सूरतों में कत्लेअम जो है वो किसास नहीं हो सकता ये बताया गया। द अर्श ऑफ कॉजिंग इतलाफ ऑफ ए टूथ शैल बी 1/20 ऑफ द डियत। अब इस पे भी आपने जो ताज़ा नोटिफिकेशन है वो डेफिनेटली देख लेना है, ठीक है। The value of demand may be determined by the court keeping in view the expenses incurred on the treatment of the victim, the loss or disability caused in the functioning or power of any organ, and the compensation for the anguish suffered by the victim। ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ही थोड़ा था। The term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed 1/3 of the maximum term of for imprisonment। अच्छा यहाँ एक मिस कर दिया हमने, किसास for कत्ले अम shall not be enforced when the offender dies before the enforcement of the qisas। A criminal conspiracy is an agreement between two or more persons to or cause to be done an illegal act, a legal act by illegal means। आगे है हमारे पास whoever collects men arms और ammunition, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, तो इसकी पनिशमेंट आ जाएगी with death। Unlawful assembly comprises at least 5 persons। Punishment for being a member of unlawful assembly shall be imprisonment extendable to 6 months or a fine or with both। Any public servant who disobeys the law with intent to cause injury to any person shall be punished with simple imprisonment, which may extend to 1 year, with a fine or with both। Giving false evidence is an offense under PPC section 191। Anyone guilty of blasphemy shall be punished with life imprisonment with a fine or death with a fine। यहाँ पर आपके पास दो चीजें नजर आ रही हैं आपको ब्लास्फेमी की, जिसमें आपके पास आ रहा है इम्प्रिजनमेंट विद ए फाइन और डेथ विद ए फाइन, मतलब अगर आपको मौत की सजा भी दी जाती है तो भी आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। दमान अच्छा, दमान मीन्स द कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम फॉर कॉजिंग हर्ट नॉट लायबल टू हर्श। आगे है हमारे पास attempting to commit suicide is an offense under section 325। अगर आप commit करते हैं suicide और उसमें अगर आप बच जाते हैं तो फिर आपको वो सजा देंगे। According to section 359 of PPC, kidnapping is of two types। Whenever is guilty of the offense of procuration of a minor girl shall be punished with imprisonment extendable to 10 years and a fine। Next है हमारे पास the word fraudulently has been defined in section 83 of PPC। In counterfeit, a man makes one thing resemble another to practice deception। A will, as defined by PPC, denotes any testamentary document. A special law is applicable to a particular object। Injury has been defined in section 44 of PPC। Life means a life of human being। ये छोटे छोटे से आपके पास सेक्शंस हैं, छोटे छोटे से आपके पास पॉइंट्स हैं, इनको याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग का पेपर बहुत अच्छा होगा। The elements must of good faith is due care and attention। आगे हमने थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर दिया। कितने अम्द है आपके पास 300 में, इंटेंशन टू कॉज, intention of causing death or intention of causing bodily injury, an act which in ordinary course
लाइकली टू कॉज दैट। अब ये वो चीजें हैं जो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैंने सीआरपीसी में भी आपको एलिमेंट्स बताए हैं, सीपीसी में भी एलिमेंट्स बताए हैं, क्यूएसओ में भी एलिमेंट्स बताए हैं, ठीक है, कि क्या होते हैं। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 302 है, इसमें आपके पास है डेथ हैज किसास, डेथ हैज ताजीर और 25 ईयर्स एज ताजीर। कत्ले शबीह अम्द है जो 315 में फॉल करता है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म बाय वेपन और एन एक्ट, ऑर्डिनरी कोर्स नॉट लाइकली टू कॉज डेथ। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 316 है, लाइबल टू दियत और 25 ईयर्स एज ताजीर। कत्ले खता है हमारे पास 318 पे, नो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और हार्म, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ एक्ट। ये 3 एलिमेंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 319 आ जाएगा दियत, वेयर रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट्स अप टू 5 ईयर एडिशन टू दियत। पनिशमेंट फॉर कत्ले खता आ जाएगा बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, इसमें दियत और 10 years आ जाएगा। ये था हमारा आज का पीपीसी, जिसमें हमने ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कवर भी किया है और कुछ आपके पास एक्स्ट्रा चीजें भी थी जो आपको पेपर में हेल्प आउट करेंगी। वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।